हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय त्रिपाठी आप सबका स्पर्धा कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउन क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। नाउन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। क्योंकि इंग्लिश की जो जड़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि हमें ये जानना चाहिए कि नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच से क्या रिलेशन है। तो इंग्लिश की जो जड़ मानी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, क्लियर? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं हम लोग। अब हम जानेंगे कि नाउन का रिलेशन क्या होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे आज कि नाउन का नाउन से क्या रिलेशन है। नाउन का नाउन से क्या रिलेशन है, मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे से। जैसे लिखा हुआ है, ओरई इज अ स्मॉल सिटी। ठीक है, अब आपको बताना है कि उसमें ओरई क्या है। आप कहेंगे नाउन है। और दूसरा नाउन कौन सा है, सिटी है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ओरई का सिटी से क्या संबंध है। ओरई क्या है, एक शहर है। अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए तो ओरई का सेंस पूरा होगा, नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या सिटी का सेंस पूरा होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये रिलेशन बता रहा था कि नाउन का नाउन से क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन निकल के क्या आया, आप लोग ये जान लीजिए कि सेंटेंस में दो ही चीज़ होते हैं, दो खांचे होते हैं या दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है, सब्जेक्ट, और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए नाउन ओरई क्या है, इधर सब्जेक्ट है, और सिटी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक नाउन जो वर्ब के बाद दिया हो वो ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अर्थ ओरई के अर्थ को पूरा कौन कर रहा है, सिटी पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ना कहला के क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए मैं आपको बहुत एक अच्छी हिंट दे रहा हूँ कि कहीं पर भी बी वर्ब दी गई हो। बी वर्ब जानते हो, बी वर्ब जानते हो। बी वर्ब का मतलब इज, आर, एम, वॉज और वर। ठीक है, और बी होता है, बीन भी होता है। ठीक है, बीइंग भी होता है। ये बी वर्ब की फॉर्म होती हैं। और कुछ और वर्ब होती हैं, जैसे अपीयर है, सीम है, ऐसे वर्ड दिए गए हों। अपीयर है, लुक है। ठीक है, ये जितनी इस टाइप की वर्ब दी गई हो, इनके बाद जो कुछ भी लिखा होगा, ये जो वर्ब दी गई हो, वॉट एवर इज रिटन आफ्टर दिस वर्ब, इन वर्ब के बाद जो कुछ भी लिखा होगा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, कॉम्प्लीमेंट। एज द सेम वे हम इधर देखेंगे, ओरई इज अ स्मॉल सिटी। ठीक है, तो सिटी किसके अर्थ को पूरा कर रहा है, ओरई के अर्थ को पूरा कर रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ ओरई जो नाउन के रूप में यूज है, ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही हो। ठीक है, ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर जो सिटी है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि जो नाउन होता है वो दो ही रूप में यूज होगा, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। पहला रिलेशन समझ में आया, नाउन का नाउन से क्या रिलेशन है, कि नाउन क्या होता है, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एक सेंटेंस में दो खांचे होते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। और अगर इनकी जगह पर क्या रख दिया जाए, नाउन रख दिया जाए, तो नाउन हमेशा क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा। बात समझ में आई, नहीं आई? अब देखो एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लो। जैसे लिखा हुआ है, ही इज
रीडिंग अ बुक। क्लियर? ही इज रीडिंग अ बुक। अब ये ही क्या है? सब्जेक्ट है। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस ही की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? राम भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट दो ही होंगे, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ही की जगह अगर राम लिखा होता तो क्या हो जाता? जैसे ऐसे लिख देते हम लोग, राम इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर राम क्या है? ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और बुक क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? राम एक क्या है? नाउन है। और बुक भी क्या है? नाउन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको क्या समझ में आया कि जो सब्जेक्ट नाउन जो होता है या तो वो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था। अभी तक जो आप डेफिनेशन पढ़ते आए कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, ये कंपटीशन में नहीं आने वाली, ये केवल एकेडमिक डेफिनेशन है। और इसको अगर आपने पढ़ के कंपटीशन को क्रैक करने की कोशिश की तो नहीं कर पाएंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या हुआ? हर वो चीज़, ठीक है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या तो वो क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऐसे तरीके से जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अब नाउन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी? वो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए। क्या लिखें? ये लिखें, हर वो चीज़ जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रयोग होती है वो क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। उठा लिया? ये चीज़ सुन लो, बार बार पेन और कॉपी उठा के इसको नोट कर लो, नोट्स बनाते जाओ अपने। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हर वो चीज़ जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होती है वो नाउन कहलाती है। ठीक है, और नाउन की जगह पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका नाउन सब्जेक्ट नहीं है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा। प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द जो किसकी जगह पर यूज़ किए जाते हैं? प्रोनाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते, वो सॉरी नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया होगा ना? नोट कर लिया? अब आगे देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया कि हर वो चीज़ जो किसकी जगह पर हो? सब्जेक्ट की जगह पर, वो नाउन कहलाता है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर ली ना नाउन की? क्या डेफिनेशन होती है? हर वो चीज़ जो किसकी जगह पर यूज़ होती है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होती है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। या क्या कहलाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो किसकी जगह पर यूज़ होते हैं? नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे लिखा प्लेइंग, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। एक नंबर का क्वेश्चन निश्चय ये फंसेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, ये प्लेइंग क्या है? ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे कि प्लेइंग क्या है, तो आप प्लेइंग नहीं बता पाएंगे। आप कहेंगे प्लेइंग वर्ब है, क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आए कि जिनमें आईएनजी लगी हो वो क्या होती है? वर्ब। बाय रूट क्या है? ये वर्ब है, यही तो पढ़ते आए आप। लेकिन मैंने क्या बताया कि इंग्लिश में शब्द की वैल्यू नहीं होती है, प्लेस की वैल्यू होती है। ये देखो कि ये किसकी जगह पर रखा है? ये किसकी जगह पर रखा है? वर्ब से पहले जो लिखा होता है वो क्या कहलाता? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? मैंने अभी जस्ट बताया कि वो हर चीज़ जो किसकी जगह पे यूज़ होती है? सब्जेक्ट की जगह यूज़ होती है या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होती है, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि प्लेइंग क्या है, तो प्लेइंग क्या होगा? नाउन होगा। समझ में आया? नहीं आया? जबकि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार प्लेइंग आईएनजी लगा है, वर्ब है, तो ये वर्ब नहीं है। क्या कहलाएगा? ये नाउन कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल जीरो से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे आपको प्लेइंग समझ गए? नहीं समझ पाए? समझ गए होगे अब तो।
कि हर वो चीज़ जो किसकी जगह पे यूज़ होती है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होती है या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होती है, वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया। अब जैसे प्लेइंग हो गया, जैसे मान लिया आपने लिखा आई एम प्लेइंग द मैच। अब अगर आपसे पूछा जाए प्लेइंग क्या है तो आप बताएंगे वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो आपको समझ में आया कि इंग्लिश में वर्ड की वैल्यू नहीं होती, ठीक है, प्लेस की वैल्यू होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर प्लेइंग किसकी जगह पर रखा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ है, तो ये किसके रूप में यूज़ हो रहा है, नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, समझ में आ रहा है, इस वाले सेंटेंस में हम देखेंगे आई एम प्लेइंग द मैच, इसमें प्लेइंग किसकी जगह पर रखा हुआ है, वर्ब की जगह पर रखा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट में आप लड़खड़ा गए तो आप कभी नहीं पहचान पाएंगे कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो एक और सिंपल सी बात, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता बिल्कुल जीरो से समझ लें। मान लिया कोई वर्ब लिखी हुई है, तो वर्ब के इस तरफ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और इस तरफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब के इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा सब्जेक्ट, और इस तरफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि ये देखा, वर्ब के पहले क्या लिखा है, प्लेइंग लिखा है, जबकि आप जानते हैं आईएनजी लगा वर्ब है, तो वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन है। समझ में आ गई बात, नहीं आई, आ गई होगी। आगे देखो, जैसे आपने लिखा टू एर इज ह्यूमन, ये कहावत सुनी होगी, गलती करना क्या होता है, मानव का स्वभाव होता है या मानव में होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए टू एर, ये किससे पहले लिखा हुआ है, वर्ब से पहले लिखा हुआ है। किसकी जगह पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ है। जबकि आप जानते हैं कि एर मीन्स टू एर लगा है, तो ये तो इन्फिनेटिव है। ठीक है, क्या है ये, इन्फिनेटिव है। लेकिन ये किससे पहले यूज़ हो रहा है, वर्ब से पहले यूज़ हो रहा है। तो वर्ब के पहले जो लिखा होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि टू एर क्या है, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, नाउन है। क्या है ये, नाउन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, ऐसे आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तब आप इंग्लिश की जड़ को समझ पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो नाउन कैसे पहचानेंगे, समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, कॉपी पेन उठा लें और ये डेफिनेशन लिख लें नाउन की, कि हर वो चीज़ जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरीके से सेंटेंस में यूज़ होती है, वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। बात समझ में आ गई, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो ये नाउन का नाउन से क्या संबंध है, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अगर आपको ये लिखना हो तो लिख लिया, दिखाई दे रहा है वैसे तो लिख लिया होगा आपने, अब स्क्रीनशॉट लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब मैं हर एक चीज़ को, जैसे आप देखते आए भी सेंटेंस में, मैं हर एक चीज़ को अभी नाउन करके दिखाता हूँ आपको, हर एक वर्ड को। जैसे कोई भी एक सेंटेंस लिख लीजिए आप, जैसे लिखा है ही इज़ अ गुड बॉय। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूँ कि भाई एज क्या है। देखिए, आपने कहा एज तो सर वर्ब है, इधर क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब मैं इस एज को ऐसे लिख दूं कि एज इज अ वर्ब। अब मैं पूछूं ये एज क्या है, क्या है ये एज, बता सकते हैं आप। तो ये एज किसकी जगह पे यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहा है। और जो भी चीज़ किसकी जगह पे यूज़ होगी, सब्जेक्ट की जगह यूज़ होगी या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगी, वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंस में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एज क्या है, तो एज भी क्या है, ये नाउन है। तो मेरी बात सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई, कि हर वो चीज़ जो किसकी जगह पे यूज़ होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होती है, या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। कोई भी वर्ड ले लीजिए, इसमें से ए ले लीजिए। ठीक है, ए को मैंने जैसे बोला कि ए इज़ अ आर्टिकल। अब मैं पूछूंगा ए क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ए क्या है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ आप बताएंगे ए क्या है, तो आप बताएंगे आर्टिकल है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाए ए क्या है, तो आप क्या बताएंगे इसे। अगर आपने इसे इधर यहाँ लिख दिया कि आर्टिकल है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी तरह यूज़ हो रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। तो डेफिनेशन नाउन की क्या हो गई, हर वो चीज़,
हर वो चीज़ जो किसके रूप में यूज़ होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होती है, वो क्या होती है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। आप वर्ब ले लीजिए, ठीक है। जैसे आपने लिखा वर्ब इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, वर्ब इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब मैं आपसे पूछूं कि इसे बताइए वर्ब क्या है ये, ठीक है। तो ये वर्ब भी क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। आप पूछोगे कैसे नाउन कहलाएगा, तो मैंने अभी क्या बताई डेफिनेशन नाउन की, मैंने जो नाउन की डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर वो चीज़ जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होती है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो ये वर्ब भी यहाँ पे क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया नाउन का, नहीं आया? अब आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर मैं आगे और कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि नाउन की डेफिनेशन जो आप पढ़ते आए एकेडमिक डेफिनेशन, वो उससे आप कंपटीशन में कहीं भी कुछ क्रैक नहीं कर सकते। कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपको ये डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी जो मैंने आपको अभी समझाई कि हर वो चीज़ जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होती है वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और आपको समझाया, ठीक है। अब मैं बताऊँगा नाउन का प्रोनाउन से क्या संबंध है। अब दूसरा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका नाउन का प्रोनाउन से क्या संबंध है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने लिखा ही रीड्स अ बुक, क्लियर। अब इसमें देखिएगा ही क्या है, वर्ब से पहले जो लिखा होता वो क्या कहलाता, सब्जेक्ट कहलाता। क्या कहलाता, सब्जेक्ट कहलाता है। हम ही की जगह राम भी तो लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, राम भी तो लिख सकते थे। तो ये ही किसकी जगह यूज़ हुआ, राम की जगह यूज़ हुआ ना। तो वो शब्द प्रोनाउन क्या हुआ, वो शब्द जो किसकी जगह पर यूज़ होते हैं, नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपका प्रोनाउन कहलाते हैं। तो प्रोनाउन भी क्या होता है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है। जैसे आपने लिखा ही रीड्स अ बुक, तो यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है। और ये ही किसके लिए यूज़ हो रहा, राम के लिए यूज़ हो रहा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन वो शब्द हैं जो किसकी जगह पर यूज़ होते हैं, नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। तो नाउन का प्रोनाउन से संबंध क्या हुआ, तो सीधा सीधा फंडा वही है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसमें भी क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये बात समझ में आ गई। तो सब्जेक्ट के बारे में आप समझ गए, ऑब्जेक्ट के बारे में समझ गए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सेंटेंस लिखा, जैसे मान लिया दिस इज़ अ बुक लिखा हुआ है, दिस इज़ अ बुक, तो आपसे कहा जाए बुक क्या है, तो आप कहते हैं ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये बुक। ये बुक क्या है, ये किसके बारे में बता रहा है, दिस के बारे में बता रहा है। किसके अर्थ को पूरा कर रहा है, दिस के अर्थ को पूरा कर रहा है। जो वर्ड क्या करे, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फिर से आप कॉपी पेन उठा लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि जो क्या करे, ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अब आपको समझ में कैसे आया कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है। तो मैंने अभी पहले भी बताया, अब फिर बता दे रहा हूँ कि अगर बी वर्ब दी गई हो, क्या दी गई हो, बी वर्ब समझते हो ना, एज आर एम वॉज वर्ब दिया हो, या एपियर दिया हो, लुक दिया हो, सीम दिया हो, इनके बाद अगर मेन वर्ब नहीं दी गई है
ठीक है। और जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे कि सेंटेंस में लिखा ना दिस इज अ बुक, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं दी गई है तो ये क्या कहलाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे तो आपको नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है वो भी मैंने बता दिया। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि नाउन का आर्टिकल से क्या संबंध है। नाउन का आर्टिकल से क्या संबंध है। नाउन का आर्टिकल से क्या संबंध है हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन का आर्टिकल से क्या संबंध है। ठीक है, अब देखो जैसे लिखा हुआ है ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कॉन्सेप्ट समझना है केवल। ठीक है, आप लोग जानते हो आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल यही तो होते हैं, ए होता है, एन होता है या द होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि जितने भी आर्टिकल होते हैं, ठीक है, इन आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा। ये बिल्कुल लिख के रख लो कि आर्टिकल अगर आ गया तो इसके बाद 101% क्या आएगा, नाउन आएगा। तो आर्टिकल का क्या संबंध होता है कि आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। बात समझ में आई। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है पॉइंट नोट कर लीजिए कॉपी पेन उठाकर कि आर्टिकल के बाद हमेशा किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। क्लियर, नोट कर लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, हमेशा नाउन आता है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि नाउन का नाउन से क्या संबंध होता है, नाउन का प्रोनाउन से क्या संबंध होता है, नाउन का आर्टिकल से क्या संबंध होता है। अब हम लोग बताएंगे कि नाउन का एडजेक्टिव से क्या संबंध होता है। ठीक है, तो अगला जो हम इसको पहले मैं रेज कर दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल देके कि नाउन का एडजेक्टिव से क्या रिलेशन होता है। क्लियर, नाउन का एडजेक्टिव से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, डेकोरेशन। डेकोरेशन मतलब सजाना। ठीक है, तो एडजेक्टिव काम क्या करता है, ये केवल और केवल किसके लिए बना है, नाउन और प्रोनाउन के लिए बना है। एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा किसके बारे में बताता है, या तो नाउन के बारे में बताएगा या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। और वो बताएगा कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है आपका, उसको सजाने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव भी तो करता है। तो जैसे आपने लिखा, सिंपल से एग्जाम्पल है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे आपने लिखा राम इज अ गुड बॉय। क्लियर, अब ये गुड किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में तो बता रहा। राम कैसा है, अच्छा है। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये राम को सजाने का काम कर रहा है कि नहीं कर। सजाने का मीन समझ में आया, मतलब ये किसके बारे में बता रहा है आपको कि राम कैसा है, उसके गुण के बारे में बता रहा, क्वालिटी के बारे में बता रहा। तो ये क्या समझ में आया आपको, समझ में ये आया कि नाउन का एडजेक्टिव से क्या संबंध होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो केवल और केवल किसके बारे में बताता है, या तो नाउन के बारे में बताएगा या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो ये नाउन से एडजेक्टिव का संबंध भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो केवल और केवल किसके बारे में बताता है, या तो नाउन के बारे में बताएगा या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव। ठीक, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेना। क्या नाउन एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, बताएं। ये हटा दूं मैं नीचे का, अब कैसे बताएंगे। अब देखो, जैसे आपने लिखा जैसे लिखा रेड। ठीक है, रेड इज अ कलर। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे रेड क्या है, बताएं। रेड क्या है, इधर नाउन है। क्यों नाउन है, मैंने अभी कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया कि हर वो चीज़ जो किसकी जगह यूज होती है, सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होती है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? हर वो चीज़ जो किसकी जगह यूज़ होती है, सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो, वो क्या होती है, नाउन होती है या प्रोनाउन होती है। अब मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया कि आई हैव अ रेड कार। ठीक है, अब मैं पूछूं ये रेड क्या है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, रेड एडजेक्टिव है। फिर नोट कर लीजिए कि जब कोई नाउन किसी नाउन के बारे में बताए या किसी नाउन से पहले आए तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि वो उसकी विशेषता बताने लगता है। जैसे आपने लिखा गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, और हम लिख दें कि आई हैव अ गोल्ड वॉच, तो पहले वाले सेंटेंस में गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल में गोल्ड क्या है, नाउन है। और आपने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि क्या हैव अ गोल्ड वॉच, कौन सी वॉच, गोल्ड वॉच, कैसी घड़ी, सोने की घड़ी, तो वहाँ पर पहले सेंटेंस में जो वर्ब से पहले गोल्ड आ रहा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और दूसरे सेंटेंस में जो किससे पहले आ रहा, नाउन के पहले आ रहा, वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो बात समझ में आई, नहीं आई, कि नाउन क्या हो सकता है कि एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ हो सकता है। तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पढ़ा समझ में आया हो, ठीक है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम आपसे कोई फ़ीस तो ले नहीं रहे। जितना भी आप हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही क्या होगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और हमारा और ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, हम इंस्पायर होंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट द क्लास।